ओके, गुड इवनिंग। वेव मोशन के फर्स्ट पार्ट में हमने वेव को डिफाइन किया था। व्हाट इज़ वेव मोशन? विच इज़ ए ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंसेस। एक पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं और फिर वो नेक्स्ट पार्टिकल को वाइब्रेशन के थ्रू अपनी मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन मूव करते हुए अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। तो इस टाइप से हमारा वेव मोशन बनता है कि एनर्जी का ट्रांसफ़र है। पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से फर्स्ट एक्सट्रीम टू बैक टू मीन एंड देन टू सेकंड एक्सट्रीम एंड बैक टू मीन। इस तरह से पार्टिकल ऑसिलेट करता है और वहाँ वेव मोशन बनता है। उसके बाद हमने वेव के डिफरेंट टाइप्स डिफ़ाइन की थी, जिसमें मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिफ़ाइन की थी। मैकेनिकल वेव्स होती हैं जिनको मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि साउंड वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं एंड दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, वैक्यूम में ट्रेवल करती हैं। इसके बाद हमने एक स्पेसिफिक मैकेनिकल वेव की टाइप डिफाइन की थी, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स को डिफाइन किया। लॉन्गिट्यूडनल आर दोज इन विच पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है वेव प्रोपेगेशन के अलोंग ही होता है, और ट्रांसवर्स वेव जिसमें पार्टिकल का वाइब्रेशन परपेंडिकुलर होता है टू वेव प्रोपेगेशन डायरेक्शन। इसके एग्जाम्पल्स डिफाइन किए थे लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स के लिए, जो स्ट्रिंग वेव्स बनती हैं। इस तरह से एक स्ट्रिंग को दोनों एंड से हमने फिक्स किया है, तो वहाँ से ये जो वेव बनेगी इसमें वो एक स्टैंडिंग वेव बनेगी, और वो किस तरह की होगी? ट्रांसवर्स फॉर्म में। इसके बाद नेक्स्ट अब हम डिफ़ाइन करते हैं वेव से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस, कुछ पैरामीटर्स ऑफ वेव मोशन बोलते हैं। जैसे हमने स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए पैरामीटर्स डिफाइन किए, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स। इसी तरह से सर्कुलर मोशन के लिए डिफाइन किए थे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी। रोटेशनल के लिए टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम। सिमिलर वे में वेव मोशन के पैरामीटर्स जो हम डिफाइन करते हैं, दैट इज़ वेव लेंथ। फर्स्ट इज वेव लेंथ, सेकेंड इज वेव वेलोसिटी, then there is time period, there is frequency, there is amplitude of wave, all these parameters. फर्स्टली हम डिफ़ाइन करते हैं एक वेव लेंथ को, तो हम इनिशियली एक एग्जाम्पल की फॉर्म में एक वेव डिफ़ाइन करते हैं, एक वेव बनाते हैं, फॉर्म करते हैं इस तरह से। सपोज दिस इज टाइम एक्सिस एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट मीन्स दैट particle has traveled some distance, particle has displaced through its mean position to a very little bit distance, and that is known as displacement of the particle from its mean position. So that is displacement. अब यहाँ से जो पार्टिकल का स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ से पार्टिकल ने वाइब्रेट करना स्टार्ट किया, एंड इट इज़ मूविंग लाइक दिस, एंड इस पॉइंट पर हम कह सकते हैं कि पार्टिकल का एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद वो अपना फिर से वही साइकिल रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। तो दैट इज़ नोन एज one wavelength, length of one wave, we can say that. So this is one wavelength, this is another wavelength. So this is what we call as wavelength, denoted by this symbol known as lambda. This is called as lambda for wavelength. Unit is again meter or micrometer, centimeter, nanometer. So ये वेवलेंथ जो है
फर्स्टली हम डिफाइन करते हैं दैट इज़ लेंथ ऑफ वन वेव, मीन्स वन वाइब्रेशन कंप्लीट होने तक जितना डिस्प्लेस हुआ है, जितना मूव किया है, दैट इज़ वन वेवलेंथ। और दूसरी फॉर्म में हम बोल सकते हैं ये जो इसकी पीक्स होती हैं, पॉजिटिव पीक्स, इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट। और एक वेव की जो लोअर पीक होती है, नेगेटिव पीक होती है, इसको बोलते हैं हम ट्रफ। सो किन्हीं भी दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है और किन्हीं भी दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको भी हम वन वेवलेंथ बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वन लैम्डा। तो इस तरह से हम वेवलेंथ को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट वेव वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे। वेव वेलोसिटी इज सिंपली वेलोसिटी ऑफ वेव। सो कैसे हम डिनोट कर सकते हैं इसको, जस्ट जैसे हम नॉर्मल वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डी अपॉन टी और एस अपॉन टी, सिमिलर वे में वेव वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे इन फॉर्म ऑफ वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा अपॉन टी, वेवलेंथ अपॉन टाइम, सेम मीटर पर सेकेंड यूनिट। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। उससे पहले हम एम्पलीट्यूड डिफाइन कर लेते हैं। एम्पलीट्यूड इज व्हाट? दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस हुआ है पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से, दैट इज नॉन एज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ओके, ये भी एक टाइप का वेव मोशन ही था, नेचुरल वेव मोशन। ओके, तो एम्पलीट्यूड डिफाइन किया था। एम्पलीट्यूड इज व्हाट? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ये एक्चुअली थोड़ा सा पार्ट था जो बहुत स्मॉल सा पार्ट, जो वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई है जस्ट, सो इसको रिपीट कर लेते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है पार्टिकल का फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, दैट इज़ नोन एज एम्पलीट्यूड। पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ है अपनी मीन पोजीशन से, उसको डिफाइन कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट से, वहाँ से वेवलेंथ डिफाइन की। कितना मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल की, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है इस पोजीशन पर जहाँ पीक है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। इसके बाद नेक्स्ट हमने डिफाइन किया टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? पार्टिकल का एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है, दैट इज़ नोन एज टाइम पीरियड। कैपिटल टी से डिनोट करते हैं एंड सेकेंड में मेज़र करते हैं। फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं स्मॉल एन से या स्मॉल एफ से या स्मॉल सिंपली न्यू से, न्यू सिंबल। सो फ्रीक्वेंसी क्या है? डेफिनेशन अगर डिफाइन करें, फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशंस कंप्लीट हुए, मीन सिंपली एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही हैं। टाइम पीरियड डिफाइन करता है एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगा, मीन्स टाइम को डिफाइन करना चाह रहे हैं। एंड फ्रीक्वेंसी में हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को। टाइम इज प्रोवाइडेड ऑलरेडी, दैट इज़ 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी को मेज़र करते हैं हर्ट्ज़ में, यूनिट इज़ हर्ट्ज़। और अगर दोनों में रिलेशन डिफाइन करें, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन होता है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम, टाइम पीरियड। इसको डेराइव करें तो हमारे पास इफ़ फ्रीक्वेंसी इज n, सो हमारे पास क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज n। तो हम ये पुट कर सकते हैं n वाइब्रेशंस कंप्लीट होते हैं 1 सेकेंड में। तो यहाँ से अगर हम 1 वाइब्रेशन का टाइम पीरियड निकालें, n वाइब्रेशंस कंप्लीट हो रहे हैं 1 सेकेंड्स में, तो 1 वाइब्रेशन कंप्लीट होगा 1 अपॉन n सेकेंड्स में। और सिंपली 1 वाइब्रेशन का जो टाइम होता है उसी को कैपिटल टी से भी डिनोट करते हैं, तो दीज टू आर इक्वल, टी इज इक्वल टू 1 अपॉन n। तो इस तरह से टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यूनिट सिस्टम में भी इनको लिख सकते हैं हम, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज़ इनवर्स, या 1 हर्ट्ज़ इज इक्वल टू 1 सेकेंड इनवर्स। इस तरह की फॉर्म में इसको रखा जा सकता है। ये सभी टर्म्स हमने डिफाइन कर दी। नेक्स्ट एक रिलेशन है, इम्पॉर्टेंट रिलेशन है बिटवीन वेवलेंथ, वेव वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड। इन तीनों के बीच में एक रिलेशन डिफाइन करते हैं।
इसी के साथ में इसको फ्रीक्वेंसी की टर्म में भी लेकर जा सकते हैं, बिकॉज हमने अभी पढ़ा कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जस्ट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं कि एक रिलेशन डिराइव करना है वेव वेलोसिटी, वेवलेंथ और टाइम पीरियड के बीच में। तो उसके लिए क्या है हमारे पास, सिंपली डेफिनेशन का यूज़ करेंगे। वेव वेलोसिटी हमारे पास है वेवलेंथ अपॉन टाइम के, वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड, कैपिटल टी। अब यहाँ से v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। ऑल्सो हम लिख सकते हैं, ये तो एक रिलेशन है ही हमारे पास वेव वेलोसिटी, वेवलेंथ और टाइम पीरियड के बीच में। इसी के साथ अगर हम फ्रीक्वेंसी की टर्म में डिफाइन करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं हम, इस टर्म को लैम्डा इंटू 1 अपॉन टी, एंड 1 upon capital T is equal to frequency. So we can put it here, and this is the relation between wave velocity, wavelength and frequency. इसके साथ ही अब हम एक टर्म डिफाइन करते हैं फेज। सिंपली एक एंगल की टर्म्स में फेज को डिफाइन किया जाता है कि कोई एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में कितने एंगल पर है, उसको हम डिनोट करते हैं फेज से। जैसे सिंपली हमने एक वेव मोशन डिफाइन किया, तो यहाँ पर अगर बात करें इस पॉइंट की या इस पॉइंट की या इस पॉइंट की, तो ये तीनों पॉइंट्स ही सेम फेज में है। किस तरह से, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में टोटल फेज डिफरेंस है 2 पाई का, और हम कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करते हैं तो 0 से स्टार्ट करते हैं, दिस इज 0 डिग्री एंगल, एंड यहाँ एंगल बढ़ने लगता है, यहाँ 90, देन दिस इज़ 180, दिस इज़ 270 एंड दिस इज़ 360। टोटल पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं हम, तो दैट इज़ 360 डिग्री। तो जब यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट करके वापस घूम करके इधर आ जाते हैं, तो इस पॉइंट को हम 0 डिग्री और 360 डिग्री दोनों के इक्विवेलेंट रख सकते हैं। 2 पाई इज इक्विवेलेंट टू 0। सो इसी तरह से यहाँ ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है, दिस इज़ ए पॉइंट, दिस इज़ बी पॉइंट, तो हम यहाँ कह सकते हैं ए, बी एंड सी पॉइंट्स आर इन सेम फेज। तो सिंपली फेज डिफाइन करता है कि 2 पाई जो टोटल हमारा एंगल होता है किसी भी सर्कल पे, टोटल कंप्लीट वाइब्रेशन का जो एंगल है उसका कितना पार्ट कवर कर चुका है, दैट इज़ फेज डिफरेंस। तो इस तरह से हम यहाँ फेज को डिफाइन करते हैं, कितना पार्ट उसने कवर किया। पार्टिकल अगर ऑसिलेट करने लगा है अपनी मीन पोजीशन से, तो वो इतना एंगल एक सर्कल के साथ में, एक पॉइंट के साथ में ट्रेवर्स कर चुका है, तो दैट इज फेज ऑफ दैट पार्टिकल, दैट मोशन। अब इसको डिफाइन करने के बाद नेक्स्ट हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज पीरियोडिक मोशन। वेव हमने बोला था पीरियोडिक मोशन होता है, तो पीरियोडिक क्या है, पीरियोडिक टर्म क्या है, जो रिपीट होती है इन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होता है, दैट मोशन इज पीरियोडिक मोशन। इसी के साथ हम डिफाइन करते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन सिंपली पीरियोडिक मोशन का ही एक टाइप है, एक स्पेसिफिक टाइप है। मीन्स ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होगा और साथ के साथ वहाँ क्या होगा, एक बैक एंड फोर्थ इस तरह का मोशन होगा। मीन पोजीशन, एक्सट्रीम 1 एंड एक्सट्रीम 2। सो मीन टू फर्स्ट एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन, मीन टू सेकेंड एक्सट्रीम एंड बैक टू मीन। जस्ट एग्जाम्पल लेते हैं एक सिंपल पेंडुलम का। तो एक इस तरह का कुछ स्टैंड है, यहाँ से हमने एक थ्रेड, एक स्ट्रिंग और उसके साथ में एक बोब को हैंग किया है। यहाँ से अगर इसको हम इस डायरेक्शन में स्ट्रेच करके और फिर रिलीज करते हैं तो ये किस तरह से मूव करता है। दिस इज मीन पोजीशन ऑफ बॉब। सो मीन टू फर्स्ट एक्सट्रीम, extreme 1 to back to mean, then to second extreme due to its inertia, and then back to its mean position. This is complete one oscillation. So this is known as oscillatory motion of pendulum.
इसी तरह से हम डिफाइन करते हैं SHM, विच इज़ नॉन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसकी फुल फॉर्म भी कभी पूछ लेते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये भी एक पीरियोडिक मोशन है, एक ऑसिलेटरी मोशन है, साथ में हार्मोनिक मोशन है। हार्मोनिक मोशन इज़ व्हाट, जहाँ हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के। कितना पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ है अपनी मीन पोजीशन से, उसके प्रोपोर्शनल होता है, और उसके नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में होता है वहाँ एक्सेलरेशन या फिर फोर्स। फोर्स को भी इस फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन टर्म। सो सिंपल पेंडुलम का भी जो मोशन होता है वो भी, या फिर हम स्प्रिंग मास सिस्टम पढ़ते हैं, वो भी SHM को फॉलो करता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा ऑसिलेटरी मोशन, ऐसे ही वाइब्रेटरी मोशन डिफाइन कर सकते हैं। सिंपली एक ऑसिलेशन टाइप ही है, एक पीरियोडिक मोशन है, टाइम के साथ एक फिक्स्ड इंटरवल में रिपीट होता है। इसके साथ साथ जो ऑसिलेटरी मोशन हमने पढ़ा उसमें और वाइब्रेटरी मोशन में एक कॉमन सा, एक स्मॉल सा डिफरेंस है कि ऑसिलेटरी मोशन का जो एम्पलीट्यूड है लार्ज होता है, लार्ज एम्पलीट्यूड, एंड वाइब्रेटरी मोशन का एम्पलीट्यूड जो है वो स्मॉल होता है। जैसे कि हमने पेंडुलम का एग्जाम्पल लिया, सो पेंडुलम में क्या होता है, यहाँ एक बॉब अटैच्ड है, तो वो इस तरह से मूव कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है अपनी मेन पोजीशन के अबाउट दिस वे। दिस इज लार्ज एम्पलीट्यूड। इसी के साथ अगर हम बात करें स्ट्रिंग वेव की, एक स्ट्रिंग को इस तरह से दो एंड से फिक्स किया है और यहाँ से इस तरह से इसको स्ट्रेच करके रिलीज़ कर देते हैं, तो कुछ इस तरह की वेव्स बनती है उसमें। तो यहाँ जो एम्पलीट्यूड है वेव का वो बहुत स्मॉल है, एक तो ये एम्पलीट्यूड है और एक ये एम्पलीट्यूड है। सो दिस इज़ ऑसिलेटरी एंड दिस इज़ वाइब्रेटरी। इस फॉर्म में हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं वाइब्रेटरी मोशन को। अब नेक्स्ट वाइब्रेटरी मोशन के डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट हम बोलते हैं फ्री वाइब्रेशंस। फ्री वाइब्रेशंस। सेकंड इज forced vibrations, and third is resonant vibrations. फ्री वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन एंड रेजोनेंट वाइब्रेशन। अब ये नाम से ही क्लियर हो रहा है, फ्री मीन्स कोई एक्स्ट्रा एनर्जी हमें प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी, मीन्स नो एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड, विच मीन्स कि ऐसा नहीं है कि रखे रखे ही कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन में आएगी। जस्ट एक बार किसी पार्टिकल को, किसी बॉडी को, किसी सिस्टम को वाइब्रेशंस में सेट कर दिया है, तो उसके बाद कुछ एक्सटर्नल फोर्स उसको कंटिन्यूटी में रखने के लिए, उसको कंटिन्यूसली वाइब्रेट कराने के लिए हमें रिक्वायर्ड नहीं होगा। दैट इज़ फ्री वाइब्रेशंस। फोर्स्ड वाइब्रेशंस, जहाँ कंटिन्यूसली एक फोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है to set and to work in that vibratory motion, constantly force. एंड रेजोनेंट वाइब्रेशन क्या होता है? फर्स्टली इसमें हम डिफाइन करेंगे फ्री वाइब्रेशंस में एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जब हम एक सिस्टम को वाइब्रेशंस में सेट करने के बाद उसको फ्री कर देते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड नहीं किया जाता और वो सिस्टम वाइब्रेशंस में रहता है, वाइब्रेटरी मोशन में रहता है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको बोला जाता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक सिस्टम के डिफाइन करते हैं, और सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एक सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से जब फोर्स्ड वाइब्रेशन की जाती है, किसी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी को उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कराया जाता है, दैट इज़ रेजोनेंट वाइब्रेशन। तो ये दो डिफरेंसेस हैं, और इस तरह से तीन टाइप्स डिफाइन होती हैं फ्री वाइब्रेशंस की, फ्री, फोर्स्ड एंड रेजोनेंट। इनके एग्जांपल्स के साथ इसको समझेंगे।
फ्री वाइब्रेशंस के फर्दर 2 टाइप्स हैं हमारे पास, दैट आर डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड। डैम्प्ड मीन्स इस तरह से हमने स्टार्ट किया, वाइब्रेशन इस तरह का मिल रहा था, एंड टाइम के साथ साथ इस तरह से वो डिमिनिश होता गया, मीन्स उसका एम्पलीट्यूड कम होता गया, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं है। तो कोई ऐसा सिस्टम हो सकता है जहाँ एक बार वाइब्रेशन में सेट किया, उसके बाद नेचुरल फ्रिक्वेंसी से वो वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन टाइमली उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है और फाइनली वो डिमिनिश हो गया, ख़त्म हो गया, उसका एम्पलीट्यूड 0 हो गया। और अनडैम्प्ड किस फॉर्म में होगा, जहाँ बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा, इस तरह से कॉन्स्टेंटली इसी एम्पलीट्यूड के साथ वेव मूव करती रहेगी, दैट इज अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। नेक्स्ट इज पोस्ट वाइब्रेशन। पोस्ट वाइब्रेशन में क्या है हमारे पास, कॉन्स्टेंटली फोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। एक स्विंग का एग्जांपल ले सकते हैं, एक झूला होता है, उसको हम कॉन्स्टेंटली फोर्स प्रोवाइड करते रहते हैं। फ्री वाइब्रेशंस में हम ले सकते हैं जैसे कि पेंडुलम। पेंडुलम को एक बार हमने ऑसिलेशंस में, वाइब्रेशंस में सेट कर दिया, या स्ट्रिंग वेव है, वाइब्रेशन में सेट कर दिया, उसके बाद वो वाइब्रेट करता रहेगा। रेजोनेंट वाइब्रेशन क्या है, जहाँ एक सिस्टम की फ्रीक्वेंसी को उस सिस्टम की एक दूसरे सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कराया जाता है। जैसे कि एक रेडियो ट्यूनर होता है, क्या करते हैं, एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी से हमें कुछ वाइब्रेशंस, कुछ सिग्नल मिलता है एक फिक्स्ड वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पर, और उसको ऑटो ट्यून हम करते हैं, उसको ट्यूनिंग करते हैं रेडियो की जो हमारे पास नोब होता है उसी सिग्नल से मैच कराने के लिए, मीन्स उसी फ्रीक्वेंसी से मैच कराने के लिए हम उसको ट्यून करते हैं, और उसकी हेल्प से हमें वो सिग्नल मिल पाता है। अगर उस फ्रीक्वेंसी के कहीं लेफ़्ट राइट में कुछ फ्रीक्वेंसी पर हैं हम, तो वहाँ हमें वो सिग्नल एग्जैक्टली नहीं मिल पाता है, क्लियर नहीं मिलता है, डिस्टोर्शन मिलता है। ये एक और बहुत कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है कि अगर कोई एक ब्रिज है हमारे पास, किस तरह का, जैसे रस्सी का या फिर लकड़ी की स्टिक्स हैं उससे बना हुआ है, और उस पर एक आर्मी मार्च पास्ट करते हुए एक आर्मी की यूनिट जा रही है, तो क्या होता है, वहाँ उनको अपने जो फुट से जो वाइब्रेशन सेटअप करना है वो फ्रीक्वेंसी मैच करानी होगी, जो उस ब्रिज के जो पार्ट है उसकी फ्रीक्वेंसी है जिससे वो ऑसिलेट कर रहा है या वाइब्रेट कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करानी होगी, तभी वो कॉन्स्टेंटली उस पर मार्च पास करते हुए उसको क्रॉस कर पाएंगे। तो दिस इज़ रेजोनेंट वाइब्रेशन, जहाँ फ्रीक्वेंसी को उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, एक सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कराया जाता है, रेजोनेंट कराया जाता है, रेजोनेंस बोलते हैं इस फिनोमेना को। दिस इज रेजोनेंस या रेजोनेंट वाइब्रेशंस।